जय हिंद बच्चा लोग। और बताओ कैसे हैं सब लोग। जाहिर सी बात है सब लोग अच्छे ही होंगे, है कि नहीं। बढ़िया। तो पिछले वाले वीडियो में हमने एलिमेंट्स के ऊपर डिटेल में बात करा था कि एलिमेंट्स क्या होती है, धरती पर कितने तरह के एलिमेंट्स हैं, उनमें से कितना नेचुरल है, कितना मैनमेड है, और भी बहुत सारी चीज़ के ऊपर हमने बात करा था। और आप सबको ये भी पता होगा कि एलिमेंट्स आगे जाके 4 अलग अलग तरीके से बढ़ता है: मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड नोबल गैसेस। तो आज इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि मेटल्स क्या होती हैं, इनकी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। क्लास 9th एनसीईआरटी की बात करें तो वहाँ पे आपको लगभग 5 या 6 अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको 10 अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको बताऊंगा, और ज़रूरी भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और एक बात, शुरू करने से पहले और एक बात देखो, अगर हम मेटल और नॉन मेटल इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें ना, यहाँ पे आपको बहुत सारा एक्सेप्शन देखने को मिलता है। एक्सेप्शन मतलब इसको हिंदी में शायद अपवाद ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे ठीक से नहीं मालूम, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा। एक्सेप्शन मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मान के चलो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान के चलो 5 लड़कों का एक ग्रुप है। 5 लड़कों का एक ग्रुप है जिनमें से 4 के पास गाड़ी है, 4 लड़का लोगों के पास गाड़ी है और 1 के पास गाड़ी नहीं है, तो वो होता है एक्सेप्शन। वो होता है एक्सेप्शन। ठीक है। अगर केमिस्ट्री के हिसाब से समझाऊं तो समझना, देखो अगर हम मेटल की बात करें ना, तो जितने भी मेटल होते हैं वो एट रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड की स्टेट में रहते हैं। लेकिन एक मेटल है मर्क्यूरी, जो कि एट रूम टेम्परेचर लिक्विड की स्टेट में रहता है, वो होता है एक्सेप्शन। अब ऐसे ही मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको समझा सकता हूँ, आपको समझना पड़ेगा एक्सेप्शन क्या होती है। तो इन फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारे एक्सेप्शन आ जाता है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हालांकि मैं बता दूंगा कहाँ एक्सेप्शन है क्या है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई पूछता है कि बताओ बेटा मेटल्स क्या होती है, तो आप डेफिनेशन बाद में बोलना, सबसे पहले आप ये बोलना, ए मेटल इज ए पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। मेटल एलिमेंट का एक भाग है। आप सबको पता होगा एलिमेंट 4 अलग अलग तरीका होती है: मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड नोबल गैसेस। तो मेटल एलिमेंट्स का एक भाग है, एक टुकड़ा है। ठीक है, उसके बाद आप आना डेफिनेशन पे और बोलना, ए मेटल इज ए सॉलिड एलिमेंट व्हिच शोज मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज एंड कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल एलिमेंट का एक भाग है, ये एक सॉलिड एलिमेंट है। जितने भी मेटल होते हैं वो एट रूम टेम्परेचर सॉलिड स्टेट में रहते हैं। साथ ही साथ व्हिच शोज मतलब वो दिखाते हैं कौन सा प्रॉपर्टी, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। मैं आपको आगे समझाऊंगा ये दोनों चीज क्या होती है। ठीक है, एंड कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, आप समझो कि मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होती है। बोलता है, ए मेलिएबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल्स। किसी भी मेटल की जो मेलिएबिलिटी होती है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, महत्वपूर्ण गुण। गुण माने प्रॉपर्टी माने गुण। किसी भी मेटल की मेलिएबिलिटी एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है, महत्वपूर्ण गुण होती है, व्हिच अलाउज देम टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, जो कि उस मेटल को ठोक कर, पीट कर, हैमर्ड मतलब ठोकना पीटना, उसको पीट कर, ठोक कर उसको पतले शीट्स में कन्वर्ट करने की अनुमति देती है। अलाउ माने अनुमति देती है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला मेलिएबिलिटी किसी भी मेटल की एक महत्वपूर्ण गुण होता है जो कि उस मेटल को ठोक कर, पीट कर पतली शीट्स में कन्वर्ट करने की अनुमति देती है। इसको कहते हैं मेलिएबिलिटी। ठीक उसी तरह अगर हम डक्टिलिटी की बात करें, इट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। किसी मेटल की ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, व्हिच अलाउज देम टू बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर, जो कि उस मेटल को स्ट्रेच मतलब खींचकर पतले वायर में कन्वर्ट होने की अनुमति देती है। ठीक है, इसको कहते हैं मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। मैं थोड़ा फिजिक्स समझा रहा हूं, समझ लेना। देखो, अगर आपको मेटल के साथ मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ना, तो आपको एक कंप्रेसिव फोर्स की जरूरत पड़ेगी। आप सोचो ना, आपको अगर किसी चीज को दबाना है, अगर आपको किसी चीज को थिन शीट्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक कंप्रेसिव फोर्स की जरूरत पड़ेगी। आप ऊपर से दबाओ, नीचे से दबाओ, या फिर दोनों ओर से दबाओ, आपको एक कंप्रेसिव फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तब जाकर वो थिन शीट्स में बदलेगा। और ठीक उसका ऑपोजिट, अगर आपको मेटल के साथ डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करना है, तो आपको एक पुलिंग फोर्स की जरूरत पड़ेगी। आप स्ट्रेच मतलब खींचना, एक तरह से कहूं तो टेंसाइल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। आप जब किसी चीज को खींचोगे तब जाकर वो पतला होगा ना, वो पतले वायर में कन्वर्ट होगा। आप देखना, आप जब रबर को खींचते हो ना, एक टेंसाइल फोर्स लगाते हो उसके ऊपर आप, तब जाकर वो लंबा हो जाता है और ज्यादा हो जाता है टेंसाइल फोर्स, तो वो टूट जाता है। ठीक है, तो ये होता है मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक समझे ना। अब मैं बता सकता हूं कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स यहां पे एस होगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी बोलता है मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब वही बात,
ठीक है, अगर कोई मेटल है, अगर वो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो मेटल्स मेलिएबल है। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि मींस मेटल कैन बी इजीली हेमर्ड इनटू थिन शीट्स। आप मेटल को आराम से उसको आप ठोक कर बीट कर आप उसको पतले शीट्स में कन्वर्ट कर पाते हो, उसको ही कहते हैं मेलिएबल, उसको ही कहते हैं मेलिएबल। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। इसकी बात करें तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है, ये सब मेटल मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं। आप देखना हमारे घर में जो रसोई करने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होता है वो या तो एल्यूमिनियम का होगा, या तो कॉपर का होगा, या तो स्टेनलेस स्टील का होगा। आप उसको अलग अलग ढांचे में क्यों बदल पाए, आप उसको सीट में क्यों बदल पाए? क्योंकि उनके पास ये मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है, ये मेलिएबल प्रॉपर्टी उनके पास है, इसीलिए आप उसको अलग अलग ढांचे में बदल पाए। ठीक है, समझे ये बात। दूसरी प्रॉपर्टी बोलता है मेटल्स आर डक्टाइल। फिर वही बात। ठीक है, अगर कोई मेटल है, अगर वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो कहेंगे कि वो मेटल्स डक्टाइल है। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है मींस मेटल्स कैन बी इजीली स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर। आप आराम से मेटल को खींचकर, टेंसाइल फोर्स लगाकर, पुलिंग फोर्स लगाकर आप उसको पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है एल्यूमिनियम, या फिर कॉपर ले लो, या फिर गोल्ड ले लो। आप देखना हमारे घर में जो वायरिंग की गई होती है ना, हमारे घर में जो वायरिंग की होती है, जैसे कि अभी एक तार है, आप इसका जो ऊपर का कवर हटाओगे ना, इंसुलेशन कहते हैं, ये जो ब्लैक कलर का है, इसको जब हटाओगे ना, इसके अंदर बहुत सारे पतले पतले तार गए होते हैं, वो कॉपर के होते हैं, वो कॉपर मेटल के होते हैं। अब उस कॉपर मेटल को आप क्यों ऐसा कर पाए? क्योंकि उसके पास ये डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, जिसके चलते आप उसको खींचकर पतले थिन वायर्स में आप उसको कन्वर्ट कर पाए। आप इसको कभी छील कर देखना, अंदर बहुत सारे पतले पतले तार गए होते हैं। तो हमारे घर में हमारे घर में जो होम वायरिंग की होती है वो कॉपर का होता है। ठीक है, महिला लोग, लड़की लोग जो सोना पहनते हैं, आप भले ही कभी सोना ना पहने हो, लेकिन कभी देखे तो होंगे पहनने के लिए, कोई पहना हो तो देखना वो पतले पतले तार में होते हैं। क्योंकि उनके पास डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन गए होते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन 33 kV, 11 kV, 66 kV, देखना वहाँ पे एल्यूमिनियम कंडक्टर इस्तेमाल होता है, और आसान भाषा में कहूँ तो SCSR कंडक्टर इस्तेमाल होता है। खैर वो तो बात का टॉपिक हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम, कॉपर, इनके पास ना डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए वो पतले शीट्स में, वो थिन वायर में कन्वर्ट हो पाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन बताना जरूरी है। देखो, जितने भी मेटल होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सिर्फ एक मेटल को छोड़कर, वो है मर्क्यूरी। देखो एक बात याद रखो, अगर आपको मेटल के साथ ये दोनों चीज करना है ना, तो सबसे पहले वो मेटल को ही सॉलिड होना पड़ेगा। आप खुद सोचो ना, अगर कोई मेटल सॉलिड है तब जाकर आप उसको ठोक कर, पीट कर, उसको स्ट्रेच कर आप उसको शीट में या फिर वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हम भाई कोई मेटल, मान के चलो कोई मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के स्टेट में है, एग्जांपल के लिए मर्क्यूरी की बात करते हैं, मर्क्यूरी यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्योंकि मर्क्यूरी एट रूम टेम्परेचर वो लिक्विड के स्टेट में रहता है। तो आपके साथ, अब कोई चीज लिक्विड में है तो आप उसके साथ क्या ही मेलिएबिलिटी डक्टिलिटी करोगे? तो यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि मर्क्यूरी है, उसके साथ आप मेलिएबिलिटी भी नहीं कर सकते, डक्टिलिटी भी नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी बोलता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने मेटल होते हैं वो अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मतलब वो अपने सिस्टम के अंदर अच्छी तरीके से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। पहले हीट की बात करते हैं। देखो बेस्ट एग्जांपल है आपका एल्यूमिनियम, कॉपर को ही ले लो। हमारे घर में जो बर्तन होती है वो एल्यूमिनियम का होगा, कॉपर का या तो स्टेनलेस स्टील का होगा। क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसीलिए अपने पूरे सिस्टम के अंदर हीट को बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, फैला पाते हैं, और उसके अंदर जो खाना पक रहा होता है वो बड़ी जल्दी से पक जाता है। अब जाहिर सी बात है, कोई चीज़ गर्मी में रहेगा तो पक ही ना जाएगा। ठीक है, तो जितने मेटल होते हैं वो अच्छे कंडक्टर हीट होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया एल्यूमिनियम और कॉपर की बात करें तो इसीलिए, तो क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसीलिए वो बड़ी आराम से एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को भेज पाते हैं। ठीक है, अगर हम सिल्वर की बात करें तो इसको बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट ही माना जाता है और सिल्वर ही माना जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ही माना जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिल्वर बहुत महंगा है। एल्यूमिनियम कॉपर की तुलना में ये दोनों बहुत महंगा होते हैं सिल्वर। बाकी वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का भी, बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। आप जब क्लास 10th में जाओगे तो आप वहाँ पे पढ़ना रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, वहाँ पे पढ़ना। ठीक है, तो जितने भी मेटल होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है आपका मर्क्यूरी और लेड। इन दोनों मेटल की बात करें तो ये मेटल होने के बाद भी इनको पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है लेड और मर्क्यूरी।
चौथा प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम में कितना मास है, मास मतलब पार्टिकल कितने पास पास है, कितने क्लोजली पैक्ड है, कितने ठूस ठूस के भरे हुए हैं। अगर पार्टिकल पास पास होंगे तो मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर हम मेटल की बात करें, इनका हाई डेंसिटी होता है, मतलब गिवन वॉल्यूम में ज़्यादा मास होता है। ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा डेंसिटी होगा, क्योंकि ध्यान से देखो डेंसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के साथ। ठीक है, तो जितने भी मेटल होते हैं उनके पास अच्छा खासा डेंसिटी होता है, इसीलिए जितने मेटल होते हैं वो हैवी भी सब होते हैं, हैवी भी होते हैं। अब जाहिर सी बात है मास ज़्यादा होगा तो वो सब्सटेंस हैवी हो ही ना जाएगा। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल है आपका, कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, इनकी बात करें तो इनका डेंसिटी बहुत अच्छा रहता है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन की बात करें तो आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनकी बात करें तो इनका डेंसिटी कम होगा। मतलब जाहिर सी बात है गिवन वॉल्यूम में उनका मास कम होगा, और अगर मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगा। तो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन क्या है? आपका सोडियम ले लो या फिर पोटेशियम ले लो। ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टी बोलता है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल होते हैं वो एट रूम टेम्परेचर सॉलिड की स्टेट में रहते हैं। आप कोई भी मेटल उठा लो, एक्सेप्शन क्या है? मर्क्यूरी। मैं आपको शुरू में ही बता रखा था। ठीक है, मर्क्यूरी एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर सॉलिड के स्टेट में रहता है। समझ में आ गया? देखो 5 प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया, जगह नहीं है, मैं बाकीटा अभी लिख लेता हूँ। ठीक है, यहां तक समझे? चलो बढ़िया। अब अगर हम छठवां प्रॉपर्टी की बात करें तो वो बोलता है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्ट मतलब किसी चीज को गलाना, और बॉयल मतलब किसी चीज को उबालना या फिर उसको भाप बनाना। मेल्टिंग पॉइंट मतलब किस टेम्परेचर पर आके कोई सब्सटेंस मेल्ट कर जा रहा है, गल जा रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब किस टेम्परेचर पे आके कोई सब्सटेंस भाप बन जा रहा है, उसको कहते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जितने मेटल होते हैं ना उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जितने मेटल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम कॉपर को लेके चलें या फिर गोल्ड को लेके चलें, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता है। अगर हम कॉपर की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1083 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। मतलब उस टेम्परेचर पर जब वो जाएगा तब वो मेल्ट करना चालू करेगा। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो उसका भी टेम्परेचर लगभग ये कोई 1050 के आसपास रहता है, मुझे ठीक से याद नहीं कर रहा, आप देख लीजिएगा, उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है। मतलब उस टेम्परेचर पर जब वो जाएगा तब वो मेल्ट करना चालू करेगा। ठीक है, तो जितने मेटल होते हैं उनका जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है आपका, अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की बात करें, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम रहता है, मतलब बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर रहता है। आई थिंक सोडियम का यही कुछ 97 डिग्री टेम्परेचर रहता है, मतलब उस टेम्परेचर पे आके वो मेल्ट करना चालू कर जाता है। और अगर हम इसकी बात करें, किसकी, पोटेशियम की बात करें, उसका टेम्परेचर लगभग 63-64 डिग्री सेल्सियस रहता है, मतलब उस टेम्परेचर पर मेल्ट करना चालू कर जाएगा। ठीक है, गैलियम और सीजियम की बात करें तो उनका टेम्परेचर और कम रहता है। गैलियम की बात करें उसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है, यही कोई 29 डिग्री के आसपास रहता है, 29 डिग्री रहता है। और अगर हम सीजियम की बात करें उसका टेम्परेचर 28 डिग्री रहता है। मतलब उस टेम्परेचर पर जब वो जाएंगे वो मेल्ट कर जाएंगे। मतलब आप जरा सोचो, अगर हम गैलियम और सीजियम की आप अपने हाथ पे रखोगे ना, वो लोग मेल्ट कर जाएंगे, क्योंकि हमारी खुद की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और उनका टेम्परेचर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, एक का 29 है और एक का 28 है। तो हमारे हाथ में आ जाएगा तो वो मेल्ट कर जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये बात है। तो एक्सेप्शन ये हो जाती है, गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनका ये सब यहाँ का एक्सेप्शन है। ठीक है, सातवां प्रॉपर्टी बोलता है मेटल्स आर हार्ड। जाहिर सी बात है भाई, जितने भी मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं। क्यों? बिकॉज इन केस ऑफ मेटल्स द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अगर हम मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत भर भर के पैक्ड हुए होते हैं, और वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा रहती है। ठीक है, तो इसी कारण के चलते जितने मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन क्या है सर? बहुत सारे एक्सेप्शन है। आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उसके बाद अगर हम लिथियम की बात करें, इन तीनों की बात करें ना, आप इसको हाथ से दबा सकते हो। आप जरा सोचो, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम की बात करना, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, आप इसको हाथ से दबा सकते हो, चाकू से काट सकते हो। देखो मेटल है वो, सोडियम, पोटेशियम, मतलब लिथियम की बात करें वो मेटल है, फिर भी आप उसको चाकू से काट सकते हो, हाथ से दबा सकते हो। आप जरा सोचो। ठीक है, तो एक्सेप्शन ये बन जाती है, बाकी मेटल्स हार्ड होती है। आठवां प्रॉपर्टी बोलता है मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कोई चीज़ विदाउट ब्रेकिंग, बगैर टूटे हुए कितना वेट को, कितना भार को संभाल पा रहा है, उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अगर हम मेटल की बात करें, इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहता है। ये लोग बगैर टूट फूट हुए अच्छा खासा भार को ही संभाल सकते हैं। इसीलिए देखना, जो रेल का लाइन बनाया जाता है या फिर ब्रिजेस वगैरह बनाई जाती है, वहाँ पे आयरन
मेटल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आयरन की बात करें उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये बात। नौवां प्रॉपर्टी बोलता है मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है हैविंग ए शाइनिंग सरफेस। जितने भी मेटल होते हैं देखना उनका एक शाइनिंग सरफेस होता है, वो हमेशा चमकते रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो वो आपका होता है गोल्ड। आप देख लेना सोना को, वो सोना हमेशा चमकता रहता है। सिल्वर को देख लो, हमेशा चमकता रहता है। क्यों? क्योंकि उनके पास ये लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जिनके पास लस्ट्रस प्रॉपर्टी हो ना वो अच्छा रिफ्लेक्टर होते हैं लाइट का। ठीक है, रिफ्लेक्टर मतलब रिफ्लेक्शन मतलब आप देखना, आप जब मिरर के ऊपर आप टॉर्च मारना तो देखना जो बीम ऑफ लाइट की होती है ना वो बाउंस बैक करके रिटर्न आ जाता है। ठीक है, बाउंस बैक कर जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए उसको ही कहते हैं रिफ्लेक्शन, उसको ही कहते हैं रिफ्लेक्शन। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि मिरर के पीछे ना आप देखना अक्सर वहाँ पे सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम का कोटिंग किया गया होता है। और क्योंकि सिल्वर और एल्यूमिनियम अपने आप में एक मेटल होते हैं, उनके पास ये लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए उनके पास वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जितने मेटल होते हैं दे आर क्या होती है, दे आर लस्ट्रस। ठीक है, उसके बाद सबसे आखिर में आता है मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मतलब दे मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। जब आप किसी मेटल को ठोकते हो ना तो देखना आपको एक टंग करके आवाज़ आती है, उसको ही कहते हैं सोनरस। ठीक है, हम जब स्कूल में हुआ करते थे, अभी आप लोगों का नहीं पता, हम जब स्कूल में हुआ करते थे तो जब एक पीरियड खत्म होता था ना तो एक टंग करके आवाज़ आती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लगी था ना वो मेटल का एलिमेंट होता है, वो आयरन का था, आयरन का। और आयरन क्या है, एक मेटल है। ठीक है, एक मेटल एलिमेंट है, तो वो क्या करता है, वो एक सोनरस प्रॉपर्टी उसके पास होती है, उसको टंग करके आवाज़ आती है, उसको कहते हैं सोनरस। ठीक है, तो जितने मेटल होते हैं वो सोनरस होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 10 अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ा दिया, आप ध्यान से देख सकते हैं। मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी, सॉलिडिटी माने जितने मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, उसकी बात हो रही है। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसके बाद ये, और आखिर में आता है सोनोरिटी मतलब सोनोरस, इसकी बात हो रही है। ठीक है, इतना ही था। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे आपका नॉन मेटल क्या होती है और उनकी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।